नमस्ते। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से निकले कुछ बड़े दिलचस्प विचारों पर बात करेंगे। हमारे पास इस किताब के जो मुख्य बिंदु हैं उनका एक सार है और हमारा मकसद है ये समझना कि पैसों संभालने में स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी आपका रवैया क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि पैसों के मामले में कामयाबी इस पर कम निर्भर करती है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज्यादा कि आप अपनी भावनाओं को, जैसे लालच है या डर है, इनको कैसे काबू में रखते हैं। बड़े बड़े समझदार लोग भी यहाँ मात खा जाते हैं। अच्छा, तो कोई जीनियस भी पैसे डुबो सकता है अगर अगर उसका व्यवहार ठीक ना हो, और एक आम इंसान भी अगर धैर्य रखे और अनुशासन से चले तो वो शायद ज्यादा सफल हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर अमीर बनने और अमीर बने रहने का फर्क साफ नजर आता है। अमीर बनने में शायद थोड़ा रिस्क लेना, हिम्मत दिखाना और हाँ, थोड़ी किस्मत, ये सब चाहिए होता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए, जैसा कि किताब कहती है, आपको विनम्रता चाहिए थोड़ी, क्या कहते हैं, किफायतशारी, और हमेशा ये एहसास कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। ये दिलचस्प नुक्ता है। अमीर बनना बनाम बने रहना। बने रहने के लिए वो ठहराव चाहिए, और शायद इसीलिए वॉरेन बफे का उदाहरण इतना इतना सटीक बैठता है ना। स्रोत बताता है कि उनकी ज्यादातर दौलत 65 साल की उम्र के बाद आई। ये कैसे हुआ? क्या सिर्फ टिके रहने से? हाँ, इसका सीधा सा राज है कंपाउंडिंग, मतलब चक्रवृद्धि। जब आपका मुनाफा भी मुनाफा कमाने लगता है। बफे ने बहुत पहले निवेश शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, वो बाजार में टिके रहे दशकों तक। यही असली जादू है। अच्छा। लोग अक्सर सोचते हैं कि मार्केट को टाइम करना है, सही वक्त पर घुसना है, निकलना है, पर किताब कहती है ज्यादा जरूरी है मार्केट में ज्यादा समय तक टिके रहना, टाइमिंग से ज्यादा टाइम। समझ गई। तो लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है। लेकिन एक और बात जो हाउसल कहते हैं वो ये कि हम अक्सर अमीर होने का मतलब ही गलत समझ लेते हैं। हम वो महंगी कारें, बड़े घर देखते हैं और सोचते हैं वाह ये अमीर आदमी है, पर वो कह रहे हैं कि ये अमीरी नहीं है। सही पकड़ा, बिल्कुल। किताब ही कहती है कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, जो शोर मचाती है। असली दौलत तो वो है जो दिखती नहीं, वो पैसा जो आपने बचाया है, वो निवेश जो बढ़ रहा है, और सबसे बढ़कर वो आजादी कि आप सुबह उठें और ये सोच सकें कि आज मुझे क्या करना है, बजाय इसके कि क्या करना पड़ेगा। अपने समय पर कंट्रोल, ये है असली दौलत। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। दौलत मतलब अपने वक्त और अपनी पसंद पर काबू। लेकिन इसमें एक और पेज है जिसकी बात किताब करती है, किस्मत और जोखिम। ये कैसे फिट होते हैं इस पूरी तस्वीर में? क्योंकि अगर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है तो फिर? बिल्कुल सही सवाल। और ये मानना बहुत जरूरी है कि सफलता या असफलता में किस्मत और जोखिम दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम अक्सर नतीजों से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि फैसला सही था या गलत, पर हो सकता है आपने एकदम सही फैसला लिया हो पर किस्मत खराब निकली। हाँ, ये तो होता है। या फिर आपने कोई बेवकूफी भरा रिस्क लिया और तुक्के से कामयाब हो गए। हाँ। तो हमें नतीजों से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, उन अच्छी आदतों पर जिन्हें हम बार बार दोहरा सकें। तो मतलब अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखें, नतीजों पर नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। समझ गई। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि पैसों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा मायने रखता है। एकदम सही। पैसों को लेकर आपका नजरिया, आपका व्यवहार, यही आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव भी है स्रोत में, कि सिर्फ तयशुदा लक्ष्यों के लिए बचत न करें, जैसे घर या रिटायरमेंट। अच्छा। हाँ, बल्कि उन अनजानी अनसोची जरूरतों के लिए भी बचत करें जो भविष्य में कभी भी आ सकती हैं। थोड़ी नकदी, थोड़ा कैश साथ में रखना आलस नहीं है, ये समझदारी है। ये आपको मुश्किल वक्त में एक तरह से लचीलापन देता है, मन की शांति देता है, ताकि आप घबराहट में, मजबूरी में कोई गलत फैसला ना ले बैठें। हाँ, ये बात तो बहुत पते की है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में आना चाहिए कि अपने पैसे के साथ अपने मौजूदा व्यवहार को देखते हुए असली वित्तीय स्वतंत्रता, असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे लिए क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।